नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक की शुरुआत करते हैं और आपको हर खबर को विस्तार से रूबरू कराएंगे। आपको हर खबर की तह तक जाएंगे। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जहां से भी बड़ी खबर आएंगी वो आप सबके सामने हम पेश कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उल्लुओं की। उत्तराखंड से उल्लुओं को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दीपावली से पहले उल्लुओं पर खतरा मंडराया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दीपावली से पहले जंगली जानवर और उल्लुओं का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। दीपावली से पहले जादू टोने के लिए बहुत से लोग शिकार करते हैं। उल्लुओं का शिकार दीपावली के वक्त ज्यादा बढ़ जाता है और उल्लुओं के शिकारी इस दौरान ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसको लेकर छुट्टियां रद्द की गई हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं कि कोई जंगली जानवरों के शिकार न कर पाए। दिवाली से पहले उल्लुओं पर मंडराया खतरा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दीपावली से पहले जंगली जानवर और उल्लुओं का शिकार होने का बड़ा खतरा। दिवाली से पहले जादू टोने के लिए शिकारी करते हैं उल्लुओं का शिकार और इस दौरान शिकारियों की सक्रियता को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड से राव शफात अली और प्रदीप ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। लेकिन राव, सबसे पहले आपसे इसी खबर पर बात करेंगे जो उल्लुओं से जुड़ी खबर आई है कि उल्लुओं के शिकार की आशंकाओं को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हर साल इस तरह की स्थितियां आती हैं या इस बार कुछ ज्यादा सोचा जा रहा है? नासिर, हर वर्ष ऐसी ही स्थिति पैदा होती है और क्योंकि उल्लियों की करीब 30 प्रजाति हैं भारत में जो मानी जाती हैं और कुछ प्रजाति तो ऐसी हैं बेहद दुर्लभ हैं। अच्छा। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में कुछ जाति उसमें शामिल है, यानी इनका शिकार करना बिल्कुल अपराध माना जाता है। और क्योंकि दीपावली का वक्त होता है तो जो शिकारी हैं जंगल में घुस करके शिकार करते हैं दूसरे जीवों का और साथ साथ उल्लुओं का शिकार करते हैं, तो ये खतरा उल्लुओं के ऊपर ज्यादा मंडराता है। तो इसके दो कारण है, क्योंकि दीपावली हो जाती है तो जो शिकारी हैं वह शिकार करते हैं अंदर घुस करके। आसपास की जो सीमा उत्तर प्रदेश से मिली हुई है टाइगर रिजर्व की या फॉरेस्ट की, तो उस वजह से ये शिकार बढ़ जाता है क्योंकि दीपावली में कर्मचारी छुट्टियों पर चले जाते हैं और ये खतरा लगातार हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी कहती है कि हर वर्ष करीब 17,000 उल्लुओं का शिकार किया जाता है और माना यह जाता है, क्योंकि देखिए मां लक्ष्मी की सवारी है उल्लू और इसको रिद्धि सिद्धि के लिए, धन लक्ष्मी के लिए पकड़ा जाता है और बलि दी जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो वन विभाग ने पकड़े हैं, पुलिस ने पकड़े हैं कि जो उल्लुओं का शिकार करते हुए शिकारी जंगल से पकड़े गए हैं या फिर बाहर से उनको बलि देते हुए पकड़े गए हैं। तो ये खतरा इन दिनों बढ़ जाता है, खासकर दीपावली में। जैसा कि जादू टोने का जिक्र होता है कि जादू टोना किया जाता है उल्लुओं के साथ और उल्लू एक बहुत सरल और शांत स्वभाव का पक्षी भी माना जाता है। और दीपावली के वक्त में क्योंकि जब फॉरेस्ट की छुट्टी होती है, टाइगर रिजर्व की छुट्टी होती है, तो नजीबाबाद के आसपास का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है उल्लुओं के शिकार के लिए। वहां के जो शिकारी हैं वो अंदर घुस करके चले जाते हैं और उल्लुओं का शिकार करते हैं। तो इस वजह से जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को अभी ना सिर्फ रद्द किया गया है, दीपावली तक ये छुट्टियां रद्द रहेंगी। इसके साथ ही नजर रखी जाएगी ड्रोन के माध्यम से, स्नीपर डॉग के माध्यम से और मेटल डिटेक्टर के माध्यम से। यानी किसी भी गतिविधि पर जंगल में अगर कोई भी इस तरह की कोई गतिविधि नजर आती है तो जो कर्मचारी हैं वो नजर रखेंगे और गश्त बढ़ा दी गई है नासिर। अच्छा। खासकर रात की गश्त को अभी बढ़ाया गया है। हालांकि दिन में भी गश्त होती है, रात को भी गश्त होती है, लेकिन रात की जो गश्त है वो सबसे ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि खतरा है कि 4 से 5 दिन दीपावली से पहले पहले जो शिकारी हैं वो शिकार करने के लिए उन इलाकों से या दूसरे इलाकों से अंदर घुस सकते हैं। तो इसीलिए इन छुट्टियों को रद्द किया गया है। जी शुक्रिया राव। और आपसे और भी बात करेंगे। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, मैं दूसरी खबर पर आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन एक बहुत संक्षेप में छोटी टिप्पणी आपसे भी इसी बात पर, जो उल्लुओं के शिकार से मुतालिक एक खबर आई है उत्तराखंड से। हिमाचल में भी क्या इस तरह की चीजें देखी जाती हैं?
देखिए, हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई जो चिड़ियाघर नहीं है जहां हाँ। पर हम कह सकते हैं कि उन लोगों को वहां पर रखा जाता हो या फिर ऐसी कोई वन्य प्राणी विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली जाती हो। लेकिन जहां तक बात इस उल्लुओं के शिकार की है, और ये अमूमन देखा जाता है, प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं छिटपुट कई बार आती हैं कि तांत्रिक जो कामकाज करने होते हैं उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और अंधविश्वास है ये कुल मिलाकर। इसका जो लोगों का शिकार किया जाता है, उनकी बलि देने का जो एक परंपरा है, ये कुल मिलाकर अंधविश्वास है, और इसको कई बार जो धर्मगुरु हैं वो भी इस बात को कहते आए हैं, और कहीं भी किसी भी शास्त्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि उसकी बलि दी जानी चाहिए, किसी भी जीव की शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जी। देश में जरूर मैं ये कह सकता हूँ कि घटनाएं कई बार होती रही हैं, और उसको लेकर जो नुकसान है लिए जाते रहते हैं। लेकिन इस तरह से उत्तराखंड में ये कदम उठाया है, बकायदा वहाँ पर जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द करनी पड़ी हैं, ताकि कोई लोग वहाँ पर जी। लोगों को जी। पकड़े ना और उनको बलि के लिए ना ले जाए। तो ये एक सीरियस मैटर हम कह सकते हैं कि है ये। लेकिन हम लोग की जो धर्म में आस्था रखते हैं वो भी इस बात को मानेंगे, और उससे भी ये बात स्पष्ट है कि बलि जो है वो एक गलत है, और दीपावली की हमेशा देखा जाता है कि बलि देने की एक परंपरा है, देने की है, उस परंपरा को समय रहते खत्म किया जाना चाहिए। इसमें कई बार ऐसी घटनाएं आती है, लेकिन अमूमन कुछ सालों से ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। कई बार ठीक है सूचनाएं प्रदीप। उसमें आती रही हैं जी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मैंने इसलिए आपसे भी ये जानकारी हासिल की क्योंकि वहाँ टाइगर रिजर्व पार्क है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर इस तरह की गतिविधियां पहले से होती आई हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते क्या हिमाचल में भी इस तरह से जादू टोनों की जो बात निकल कर सामने आई थी वो चीज़ें नजर आती हैं कि इस तरह की बहुत से सवाल उठते रहते हैं। अब एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी हाईकमान से मांग की है कि समय रहते लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए जाने चाहिए। समय रहते लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार घोषित हों। उन्होंने कहा कि मैंने ये मांग सीडब्ल्यूसी में रखी थी। हिमाचल में सर्दियों में बर्फबारी हो जाती है, इसलिए उससे पहले उम्मीदवारों को फील्ड में जाना चाहिए, और जल्द ही दोबारा पार्टी नेतृत्व से इस बारे में मिलूंगी, इस विषय में मिलूंगी। और उनका यह कहना है कि हिमाचल में प्रचार करना दूसरे राज्यों के मुकाबले मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हिमाचल में पहले ही लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। जो हमारी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, मैंने उसमें भी ये इशू उठाया था। मैंने पार्टी हाईकमांड से भी ये बात की कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय करें, जल्दी कैंडिडेट्स फाइनल करें, ताकि हम फील्ड में निकलें और काम करना शुरू करें, क्योंकि हमारी पहाड़ी स्टेट है, आना जाना भी बहुत कठिन है, और अब तो सर्दी का मौसम आ रहा है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है, तो फिर वो उसमें भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया था कि जल्दी इस पर निर्णय होना चाहिए। अभी मैं कुछ समय के बाद जल्दी दिल्ली जाऊंगी इसी विषय पे दोबारा बात करने के लिए, ताकि वो जल्दी फाइनल करें और हम लोग अपनी तैयारी करके फील्ड में उतरें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस के चारों हम सांसदों को इस चुनाव में सफलता हासिल करवाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं, हमारे शिमला ब्यूरो। प्रदीप, ये जो मांग है प्रतिभा सिंह की, इस मांग पर आपका क्या कहना है? और इससे पहले भी क्या हिमाचल में चुनाव को लेकर, मौसम को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टियां पहले करती रही हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर की बात की जाए तो उस वक्त इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में ज्यादा नहीं रही है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको पहले ही घोषित कर दिया गया हो। क्योंकि जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तो अप्रैल मई का महीना ही होता है, और उस दौरान ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होती है। लेकिन हिमाचल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सर्दियां आती है, बर्फबारी हो जाती है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा, और खुद ये मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से मंडी पड़ता है। लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर, चंबा, भरमौर तक, जो भरमौर का क्षेत्र है ये भी ट्राइबल क्षेत्र है, किन्नौर भी ट्राइबल है, लाहौल स्पीति भी ट्राइबल है। ये तीनों जनजातीय क्षेत्र है, और ये तीनों जो क्षेत्र है ये जो मंडी लोकसभा क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। जब बर्फबारी होती है तो यह जाना मुश्किल होता है, और कई बार कैंडिडेट को ये बातें लगती हैं कि अगर डेट जो है कैंडिडेट की
घोषणा हो जाती है तो इन क्षेत्रों तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। और ऐसे में जब चुनाव दौर आता है तो कोशिश ये रहती है कि इन क्षेत्रों में पहले ही यहाँ पर जो कैंडिडेट घोषित होकर यहाँ पर जाएं। विधानसभा चुनावों में पहले ये व्यवस्था रही है कि जो ये ट्राइबल जिनका मैंने 3 क्षेत्रों का जिक्र किया, यहाँ पर चुनाव पहले हो जाते थे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चुनाव बाद में हो जाते थे कि जो 68 में से 65 सीटें हैं उसमें चुनाव पहले हो जाते थे। ये नवंबर दिसंबर का महीना रहता था और इसमें जब सरकार बन जाती थी, मुख्यमंत्री शपथ ले लेते थे, मंत्रिमंडल बन जाता था, उसके बाद इन क्षेत्रों में चुनाव होते थे। तो कई बार इसमें ये रहता था कि जो सरकार है ये 3 क्षेत्रों सरकार के साथ चलती। फिर मांग ये उठी कि इन क्षेत्रों में भी चुनाव एक साथ होने चाहिए। तो फिर ये नवंबर दिसंबर का महीना चुनाव प्रदेश में मौसम ठीक रहता है। अब हमेशा ही नवंबर या दिसंबर महीने में ही प्रदेश में चुनाव होते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एमपी के ये जो चुनाव होने हैं उसके लिए मांग की है कि जो रिमोट एरिया है जहाँ पर लोगों को पता हो जाना चाहिए कि उनका कैंडिडेट कौन हो सकता है, वो लोगों के बीच जा सके जो उम्मीदवार बनने वाला है। चाहे वो खुद की बात करें क्योंकि वो मंडी से खुद सांसद है तो संभवतः 2024 में प्रबल दावेदार इनकी बनती है। बाकी भी शिमला में भी कुछ रिमोट एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, तो अगर यहाँ भी कैंडिडेट में ऐसे घोषित किया जाए तो वो पहले ही रिमोट एरियाज में जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर अपने चुनाव प्रचार के लिए जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव की घोषणा होगी यानी अप्रैल के आसपास या मार्च की जब भी मई में जब भी घोषणा होती है तो उस दौरान फिर फील्ड में ही रहना पड़ता है। जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर आसानी से आवागमन हो सकता है वहाँ पर कैंडिडेट जाते हैं। लेकिन कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी कुछ क्षेत्र ऐसे ही पड़ते हैं, बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल ऐसे क्षेत्र हैं जो रिमोट एरियाज में आते हैं। और जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ये प्लेन एरिया है तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। तो इन 3 विधानसभा क्षेत्र 3 संसदीय क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्गम है जहाँ पर बर्फबारी होती है और फिर वहाँ पर कैंडिडेट को समय नहीं मिल पाता उन लोगों से मिलने का। इसलिए इन्होंने अपने पार्टी के समक्ष ये विषय रखा है और उन्होंने कहा कि हमने CWC की मीटिंग में भी मैंने ये विषय उठाया था और एक बार फिर अब दिल्ली जाऊंगी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में अगर ऑफिशियली घोषणा नहीं करनी है तो पार्टी के नेतृत्व पर एक मैसेज हो जाए कि ये आदमी हमारा 2024 के लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट हो सकता है। हिसाब से चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जो वहाँ पर लोग हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके बीच में वो मिल सके, अपनी बात वहाँ पर रख सके। क्योंकि कांग्रेस का पार्टी के पास इस बार जरूर चुनौती रहेगी कि 2014 में देखा हमने कि 4 सीटें कांग्रेस हारी थी, 2019 में भी फिर जब बाई इलेक्शन हुए तो बाई इलेक्शन के दौरान मंडी की सीट वापिस आ गई थी। लेकिन इस बार सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो अब कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि 4 सीटें हिमाचल से कांग्रेस के खाते में जाए। तो ऐसे में तैयारियां उसी हिसाब से हो जानी चाहिए। इस तरह का मत जो है वो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष का है। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आप प्रतिभा सिंह की इस मांग पर पार्टी किस तरह से तैयार होती है और क्या फैसला लेती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली की ही, और दिल्ली NCR समेत इस वक्त बहुत सारी जगहों पर, कई शहरों में, हरियाणा के भी कई शहरों में हवा में जहर घुला हुआ है और इस जहर की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जो परेशानियों की खबरें सामने आ रही हैं उससे सभी वाकिफ हैं। धुंध की चादर में और धुएं की चादर में लिपटे शहरों में लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी में वायु गुणवत्ता गंभीर से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह आनंद विहार की अगर बात की जाए, इलाके की बात की जाए, तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 दर्ज किया गया। वहीं RK पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460, ITO में 413। यानी दिल्ली का कोई भी इलाका इस वक्त ऐसा नहीं है जहां से AQI 400 से कम हो, बल्कि कुछ जगहों पर तो 500 से ऊपर पहुंच चुका था और ये स्थिति बहुत खराब है। इसके बावजूद हवा की अगर बात की जाए तो इस कदर खराब है कि अब सांस लेने लायक नहीं बची है। हरियाणा में भी बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई जिलों में पॉल्यूशन की वजह से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर चिंता जताई और बयान दिया है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। देखिए, कई वर्षों का ये विषय हम लगातार इसको देख रहे हैं। हरियाणा ने बहुत उसमें काम किया है और इस बार पूरे जो सीज़न में कोई 1500 के आसपास ऐसे पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा में हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में तो कई हज़ार हैं वो, और उसका जो ध्यान जितना रखना चाहिए वो हर सरकार को रखना चाहिए। और पॉल्यूशन कोई किसी एक स्टेट का विषय होता है ऐसा नहीं है, ये पूरे रीजन का विषय है। और पोल्यूटेड एयर जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसका असर हरियाणा पर भी पड़ रहा है, उसका असर दिल्ली पर भी पड़ रहा है। तो मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि उनको भी इसी प्रकार का मैयर्स लेने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का निश्चित रूप से एक कंसर्न है
कि हवा ठीक हो, लोगों का रहन सहन ठीक हो, तो इसको मिलकर के ठीक करेंगे। हमने तो कहा हमारी भी कोई सहयोग सहायता की आवश्यकता, हम करने के लिए तैयार। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी इस खबर की तह तक जाने के लिए जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हम लगातार पॉल्यूशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है, खासतौर से उत्तर भारत की अगर बात की जाए। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सख्त अल्फाज का और टिप्पणियों का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से पराली का बार बार जिक्र किया जाता है, हर साल जिक्र किया जाता है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोषारोपण ना करें बल्कि कुछ सॉल्यूशन करें ताकि अगले साल ऐसी नौबत ना आए। हमें हर साल ऐसा लगता है कि शायद अगले साल ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिर से वही चर्चाएं होती हैं। इस बार क्या लग रहा है, कितनी गंभीरता लग रही है सरकारों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? देखिए, बिल्कुल नासिर, सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे बढ़कर के भी एक लाइन बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमारा बुलडोजर चला तो फिर वो नहीं रुकेगा। यानी सरकारों को साफ तौर से ये संकेत कह सकते हैं या फिर ये चेतावनी कह सकते हैं कि राजनीति करने की जगह इससे पोल्यूशन से किस तरीके से लोगों को निजात दिलाई जा सकती है। लोगों को इस प्रकार से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लगातार हवा में जहर घुलते हुए नासिर नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में सरकार के स्तर पर जहां जरूरी है तमाम जो कदम है वो उठाने, वहीं लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये केवल सरकार के स्तर पर होने वाला ऐसा कदम नहीं है, बल्कि जनता को भी, किसानों को भी, और जो तमाम जगह जहां से पोल्यूशन होता है उससे संबंधित जो लोग हैं उनको भी ये समझना होगा कि मौजूदा समय में किस तरीके से लगातार हवा के अंदर जहर घुलते हुए नजर आ रहा है। और इस मसले पर राजनीति ना हो, ये बात साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सियासी लोग भी कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के बीच इसको लेकर के राजनीति जो है वो पहले लंबे समय से देखने के लिए मिलती रही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर जो कदम उठाए गए हैं उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पराली जलने के जो मामले हैं उनमें कमी आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा की वजह से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है या फिर इसे बेहतर कदम कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक राजनीतिक तौर पर अगर हम देखते हैं तो सैटेलाइट इमेज जो है वो साफ दर्शाती है कि किस तरीके से पंजाब के अंदर पराली जल रही है, और वहां पर रेड मार्क्स जो है वो सीधे तौर पर सैटेलाइट इमेज के अंदर कहीं गुना ज्यादा जो है वो पंजाब के अंदर देखे जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आने वाले समय के अंदर जब दिवाली का मौका होगा तो पटाखों की वजह से भी पोल्यूशन जो है होते ही नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती से ये बात कही गई है कि सरकार इसे रोकने को लेकर के पर्याप्त जो भी कदम उठा सकती है उन कदमों को उठाया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर उनकी तरफ से जब बुलडोजर चलेगा तो वो रुकेगा नहीं। यानी सरकारों के लिए ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसी चेतावनी है जिसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं। जितेंद्र, आपने एक बात कही कि सरकारों के साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है पर्यावरण की फिक्र करना, प्रदूषण अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि ना फैले। पब्लिक की जिम्मेदारी कितनी है, और सरकारों की तरफ से अगर कदम उठाए जाएं, सरकारों की तरफ से और ज़्यादा सख्तियां बरती जाएं, तो क्या ये मुमकिन है कि इस पर बहुत हद तक कंट्रोल लग सकता है, या फिर सरकारें या हमारा प्रशासन उस वक्त कह सकते हैं कि नाकाम हो जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता पब्लिक का सहयोग ना मिले तो? देखिए, जहां तक बात की जाए पब्लिक की, अगर पब्लिक चाहे तो इस पर काफी हद तक जो कंट्रोल है वो हो सकता है, लेकिन पब्लिक के सामने भी ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो रहती हैं। चाहे वो किसान हो जिसके सामने पराली को किस प्रकार से इसका प्रबंधन होगा इसको लेकर के उसके सामने चुनौती होती है, अगली फसल को लेकर के उसे जमीन तैयार करनी होती है। सरकार के स्तर पर ये जरूरी है कि उसे तमाम वो सुविधाएं जो है वो मुहैया कराए, ताकि उसे एक अर्निंग भी हो और किसान को पराली ना जलानी पड़े। दूसरी तरफ हमने देखा है कि खुले में कचरा जलाने के मामले जो है वो काफी अधिक देखने के लिए मिलते हैं। सरकारों के स्तर पर यह जरूरी है कि कचरा प्रबंधन को लेकर के पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाए, कचरा के निस्तारण को लेकर के, कचरे के उठान को लेकर के, और जो जगह है वो पूरे तौर पर निर्धारित अगर होगी तो इस प्रकार की गतिविधि कम होगी। लेकिन कचरा जब एक हद से अधिक हो जाता है तो लोग उसमें आग लगाते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि में कलेक्टिव एफर्ट्स है, जनता को भी इस बात को समझना होगा कि मौजूदा समय में अगर इस प्रकार की गतिविधियों को वो अगर टाल देती है तो काफी हद तक जो सांस लेना जो है वो आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ सरकारों के स्तर पर अगर इसको लेकर के पर्याप्त जो प्रबंधन है वो अगर कर दिया जाता है तो उससे भी काफी हद तक
इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिर चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही बात कही गई है। हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों को इसको लेकर के प्रबंधन करने की आवश्यकता है। और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं, क्योंकि हर घर से ना सिर्फ कचरा निकलता है, खेतों के अंदर पराली जो है वो सीजन के अंदर बनती है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो निरंतर होने वाली हैं, और सरकार के स्तर पर अगर इसको लेकर के व्यापक प्रबंध अगर किए जाते हैं तो काफी हद तक इस पर असर दिखेगा। और हरियाणा के अंदर ये देखने के लिए भी मिल रहा है, जितनी बड़ी तादाद में इससे पहले मामले देखे जाते थे वो अब पिछले कुछ सालों के अंदर जो है कम होते हुए नजर आए हैं। चाहे वो फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के किसानों को प्रोत्साहित करने की बात हो, या फिर पराली के प्रबंधन और उसे ना जलाने को लेकर के। ठीक है जितेंद्र, और आपसे अगली खबर पर भी बात करेंगे। प्रदूषण कम हो और सब इसके बारे में सोचें, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक और अहम खबर, कालका के गांव माजरा पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और यहां से उन्होंने हॉट बैलून सफारी का शुभारंभ किया। पंचकुला में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये सफारी हॉट बैलून की किस तरह से इसका आनंद लिया जा सकता है, किस तरह की शुरुआत है, पंचकुला के पर्यटन को लेकर इससे क्या फायदा होने वाला है? के कदम उठा रहे हैं कि जो हरियाणा के जो लोग हैं उन्हें दूसरे राज्यों की ओर रुख ना करना हो, क्योंकि पर्यटन भी अपने आप में जहां एक और रोमांच देने का काम करता है, तो वो दूसरी तरफ स्टेट के अंदर जो है अर्निंग्स देने का, रेवेन्यू देने का भी काम करता है। और इसी को लेकर के समय समय पर इस प्रकार की जो गतिविधि है उन्हें हरियाणा के अंदर शुरू किया जा रहा है। पंचकुला के मोरनी की बात करें, पिंजौर की बात करें, आज हथनी कुंड के अंदर भी इसी प्रकार से वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। जैसा कि आपने हॉट एयर बैलून सफारी के बारे में पूछा है नासिर, तो बिल्कुल इसकी शुरुआत भी पंचकुला के पिंजौर के अंदर कर दी गई है। और पिंजौर में इसकी शुरुआत के साथ साथ अब लोग जो है हॉट एयर बैलून जो सफारी है उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। अपने आप में रोमांचक इसका जो सफर है वो रहता है, और जिसके लिए लोग जो है हिमाचल का अब तक अगर हम बात करें रुक करते थे जिन एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वो तमाम जो स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर ही मुहैया कराने का काम लगातार किया जा रहा है। इससे पहले टिक्करताल के अंदर भी इसी प्रकार से वाटर स्पोर्ट्स जो है वो शुरू किए गए थे। आज हथनी कुंड के अंदर भी अब से कुछ ही देर में हम तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। हथनी कुंड क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, और हथनी कुंड के अंदर भी वाटर स्पोर्ट्स की जो शुरुआत है वो की जा रही है। यानी हरियाणा के अंदर ही इस प्रकार का जो पर्यटन है, इस प्रकार के रोमांच को जो पसंद करने वाले जो युवा हैं, उनके लिए इस प्रकार के अवसर जो है वो देने का काम जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि लोग जो है कम दूरी पर अपने ही स्टेट में रह करके इस प्रकार के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उनका लुत्फ उठा सके। शुक्रिया जितेंद्र इन तमाम बातों के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथनी कुंड बैराज में भी वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की, और अगर बात की जाए तो अब कोशिश हो रही है कि हरियाणा में पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब एक और अहम खबर, पर्यटन के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने सोचती है। पंजाब पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ी अपील की है लोगों से। पंजाब पुलिस ने त्योहारी मौसम में बच्चों को सलाह दी है, उनके परिवार वालों को सलाह दी है कि बाहर ऐसे वक्त में जेवरात पहनकर ना जाएं, बच्चों को जेवरात ना पहनाएं। त्योहारी मौसम में आपराधिक तत्व के लोग बच्चों को खासतौर पर निशाना बनाते हैं। डीजीपी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसके निर्देश दिए हैं। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को, पुलिस कमिश्नर्स को ये आदेश दिए गए हैं कि इसका ध्यान रखा जाए। डीजीपी ने निर्देशों में यह भी कहा है कि त्योहारी मौसम को देखते हुए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए, गश्त बढ़ाई जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हरसिमरत है। हरसिमरत, क्या इस तरह के केसेस ज्यादा पंजाब में आ रहे थे? बच्चों को निशाना बनाया जा रहा, आपराधिक किस्म के लोगों की तरफ से, इसलिए फैसला लिया गया है? बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि त्योहारों का माहौल जो है सारी तरफ है, तो ऐसे में पुलिस की जो सुरक्षा है और पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जब भी ऐसा कभी माहौल होता है तो ऐसे में जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, फिर चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों। अब जैसे दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो ऐसे में धनतेरस को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहती हैं कि इस दिन जो है सोना खरीदना अच्छा होता है। इससे पहले भी अहोई माता का जिस तरह से
हमने देखा कि व्रत था या उससे पहले और भी कई तरह के त्योहार थे, तो लोग औरतों के लिए और अपने बच्चों के लिए खास तौर पर गहने खरीदते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, इस तरह के आइटम्स। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, तो अगर उन्हें कोई भी चीज मिलती है तो जाहिर तौर पर अपने पास उसे रखना चाहते हैं, चाहे फिर वो गोल्ड ही क्यों ना हो। तो ऐसे में नए निर्देश जो जारी किए गए हैं, इसको लेकर के डीजीपी गौरव यादव ने पत्र जो है वो भी लिखा है, सभी जो पुलिस थाने हैं वहां पर यह पत्र भेजा गया है, पुलिस ऑफिशियल्स को भेजा गया है, और साथ ही साथ लोगों को भी ये निर्देश देने के लिए कहा गया है कि अपने बच्चों को जो है वो सोने से यानी कि गोल्ड से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ऐसे में जब हालांकि पुलिस की मुस्तैदी जो है वो बढ़ाई गई है, पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई है, पर फिर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना त्योहार के नजदीक ना हो, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखा जाए, खुद की सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा जो लोग हैं वो भी जागरूक हो। वहीं पर पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, तो सॉफ्ट टारगेट ना बने बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं। तो उसको देखते हुए पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि गोल्ड जो है वो कम से कम पहना जाए, ताकि जो अप्रिय घटनाएं हैं ऐसी ना हो सके, छीना झपटी की घटनाओं के ऊपर काबू पाया जा सके। जी, और शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हरसिमरत। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, खबर की तह तक में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद खबरों के साथ।